नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे लखनऊ में उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौंक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के उप प्रधानमंत्री बेंजामिन गॉन्स ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में जाति आधारित गणना शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत और सेनेगल ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से ब्रातिस्लावा में भेंट करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज विश्व साइकिल दिवस पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत की। और फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज राफेल नडाल का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे लखनऊ में उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। इसका उद्देश्य राज्य के लिए निवेश को आमंत्रित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनेक केंद्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त बड़े उद्योगपति, निवेशक और वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। परियोजना में कृषि और संबद्ध, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा एवं एरोस्पेस, हथकरघा तथा कपड़ा आदि जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। दिलीप शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पहला निवेशक सम्मेलन जुलाई 2018 में हुआ था, जिसमें 61,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 81 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी। राज्य में दूसरा निवेशक सम्मेलन जुलाई 2019 में हुआ था, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 290 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौंक का दौरा करेंगे। श्री कोविंद की 4 दिन की उत्तर प्रदेश यात्रा आज से शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान राष्ट्रपति कानपुर देहात, गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी और लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर लगभग 1:45 पर कानपुर के परौंक गांव पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन जाएंगे, जिसके बाद वे मिलन केंद्र का दौरा करेंगे। ये केंद्र राष्ट्रपति का पैतृक घर है, जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दिया गया था और एक सामुदायिक केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ परौंक गांव में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति अपने गांव में इस समारोह को संबोधित करेंगे और अपने पुराने दोस्तों और परिजनों के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद का अपने गांव का ये दूसरा दौरा होगा। इससे पहले भी पिछले साल जून महीने में वे अपने पैतृक गांव के दौरे पर आए थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर। राष्ट्रपति कोविंद आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 6 जून को राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करेंगे। भारत के आधिकारिक दौरे पर आए इजरायल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बेंजामिन गॉन्स ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। दोनों नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग में आई तेजी की प्रगति की समीक्षा की। श्री मोदी ने इजरायल की रक्षा कंपनियों को भारत में विकास और सह उत्पादन के अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें इजरायल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बेंजामिन गॉन्स से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की
30 वर्ष पूरे हो गए हैं और संयुक्त अनुसंधान विकास और उत्पादन के साथ हमारे रक्षा सहयोग का विविधता के साथ विस्तार हो रहा है। श्री गॉन्ज ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और इजरायल के बीच 30 वर्ष के उत्कृष्ट संबंध हैं और बैठक में आपसी संबंधों के विस्तृत आयाम की समीक्षा करने और दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर मिला। गृहमंत्री अमित शाह आज एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। पिछले महीने भी श्री शाह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा तथा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बारे में बैठकें भी की। गृहमंत्री ने सुरक्षा बलों और पुलिस को निर्देश दिया कि आतंकरोधी अभियानों को तालमेल के साथ सक्रियता से संचालित करें। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाये के लिए सुरक्षा बलों को सीमा पार घुसपैठ को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी राज्य के साथ कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं किया है और उनकी पार्टी भाजपा ने तेलंगाना के गठन का सदैव समर्थन किया। नई दिल्ली में कल तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि जिस तरह तेलंगाना का गठन हुआ उससे कड़वाहट आ गई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कई राज्यों का विभाजन हुआ पर कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना को विभिन्न मदों में पैसा भेजा क्योंकि ये राज्य हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब रहा। श्री शाह ने कहा कि दुर्भाग्य से केंद्र सरकार को राज्य से बहुत अधिक सहयोग नहीं मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए श्री शाह ने कहा कि उन्होंने भारत को एकजुट किया। लोगों को निजाम के दमनकारी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में जाति आधारित गणना शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जाति आधारित गणना के लिए आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जाति आधारित लोगों की गिनती का कार्य सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। वहीं जिला स्तर पर जिलाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। वे अपने जिलों में गणना के लिए कर्मचारियों की सेवा लेंगे। जातिगत जनगणना में लोगों की आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और यह प्रक्रिया अगले साल फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। जातिगत जनगणना की प्रगति की जानकारी विधानसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को समय पर दी जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें जातिगत जनगणना से बाहर रखने की मांग की है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उत्तराखंड में चंपावत, ओडिशा में ब्रजराजनगर और केरल में त्रिक्कारा विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना हो रही है। उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान कराया गया था। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे लखनऊ में उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव पेरौक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के उप प्रधानमंत्री बेंजामिन गॉन्ज ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में जाति आधारित गणना शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। भारत और सेनेगल ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से ब्रातिस्लावा में भेंट करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज विश्व साइकिल दिवस पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरूआत की और फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में आज राफेल नडाल का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर
ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। भारत और सेनेगल ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और कर्मचारियों के लिए वीजा मुक्त प्रणाली के बारे में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान श्री नायडू ने सेनेगल के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के दायरे में सभी प्रकार से सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई। अफ्रीका में स्वयं को आदर्श लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने पर सेनेगल की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस दिशा में सेनेगल की सफलता की सराहना करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साझा मूल्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार है। श्री नायडू ने भारत और सेनेगल के बीच व्यापार में 37% की बढ़ोतरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री नायडू ने कृषि, तेल और गैस, स्वास्थ्य, रेलवे, खनन, रक्षा और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार का आह्वान किया। सेनेगल से भारी मात्रा में भारत को फॉस्फेट के आयात की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कंपनियों और विशेष रूप से निर्माण कार्यों से जुड़े बड़े उपकरणों वाली कंपनियां सेनेगल को अपनी विशेषज्ञता दे सकती हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे। ब्रातिस्लावा में डॉक्टर जयशंकर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से मुलाकात करेंगे और वहां के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री इवान कोरोसोव के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ग्लोबसेक 2022 फोरम में भी शामिल होंगे और टेकिंग फ्रेंडशिप टू द नेक्स्ट लेवल एलाइज इन द इंडो पैसिफिक रीजन विषय पर अपना संबोधन करेंगे। इस कार्यक्रम से अलग वे ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शोलेनबर्ग से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के सफल 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे नए भारत के लिए नारी शक्ति। तो आइए सुनते हैं महिलाओं के वित्तीय समावेश के लिए सरकार के कामों पर ये रिपोर्ट। देश के भविष्य को सही दिशा देने के लिए मोदी सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के काम में जुटी है। जनधन योजना, मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, स्टैंड अप इंडिया और दीनदयाल अंत्योदय योजना इसके कुछ सफल उदाहरण हैं। स्टेट बैंक से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर विजय रंजन का कहना है कि मोदी सरकार के पिछले 8 साल विशेष तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 वर्षों का कार्यकाल महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए काफी हद तक जाना जाएगा। 39 करोड़ अकाउंट जो खोले गए जनधन में, उसमें से 21 करोड़ अकाउंट महिला खाता धारकों के, उनको एसएचजी स्कीम से जोड़ा गया और एसएचजी स्कीम में जितने भी एसएचजी में मेंबर्स थे उनको मुद्रा लोन उपलब्ध कराए गए। 15 करोड़ मुद्रा लोन सैंक्शन हुए। 1.5 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट अभी तक खुला है और ये स्कीम सिर्फ छात्राओं के लिए है, बालिकाओं के लिए है। जो 10 वर्ष तक की बालिकाएं हैं उनके लिए खाता खुलता है और 21 वर्षों की मैच्योरिटी पीरियड तक आप इसको ले जा सकते हैं। इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी है। कौशल विकास की दिशा में महिलाओं के लिए मुद्रा योजना द्वारा स्वरोजगार के लिए बैंकों से आसान दर पर ऋण व्यवस्था की गई। पीएम मुद्रा योजना में 68% से अधिक खाते महिला उद्यमियों के नाम हैं। तमिलनाडु के तिरुपट्टूर की लक्ष्मी ने बताया कैसे उन्होंने मुद्रा लोन से अपना काम आसान बनाया। लक्ष्मी एन पेरु, नानु 4 வருஷமா சிறு தொழில் மூலமா मेरा नाम लक्ष्मी है। 4 साल से मैं शक्ति राइस मिल चला रही हूँ। 4 साल में एक मशीन खरीदी, फिर मैंने दूसरी मशीन खरीदी, इससे ही काम चल रहा था। इसके बाद मुझे मुद्रा लोन के बारे में पता चला। मैंने वहाँ कांटेक्ट किया, बैंक ऑफिसर ने आके देखा और मेरी स्थिति देखते हुए लोन का प्रॉमिस किया। 1 महीने में मेरा लोन सैंक्शन हो गया और उसी से मैं अब अपना काम करती हूँ। எனக்கு இந்த லோனை அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அரசுக்கு எங்களுடைய மிக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம்। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एक बार कहा कि वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमशीलता तक भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को अग्रिम मोर्चे पर रखने के लिए असंख्य प्रयास किए गए हैं। तृप्ति श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज विश्व साइकिल दिवस पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने रैली के दौरान साइकिल से 7.5 किलोमीटर की दूरी तय की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और किरेन रिजिजू भी 750 युवा साइकिल चालकों ने भी रैली में भाग लिया। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस साइकिल रैली को आयोजित कर एक अनूठा कदम उठाया है। श्री ठाकुर ने लोगों से फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए साइकिल का उपयोग करने का आग्रह किया। आज संपूर्ण देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। 3 जून विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से साइकिल से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ का एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता का आग्रह किया जा रहा है। अमृतकाल के दौरान जनहित में अन्य गतिविधियों का आयोजन भी भविष्य में परस्पर जारी रहेगा। मैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में साइकिल रैलियों का आयोजन करें एवं अधिक से अधिक संख्या में लोगों को साइकिलिंग करने के लिए प्रेरित भी करें और विश्व साइकिल दिवस को सफल भी बनाएं। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर साइकिल रैलियां आयोजित की हैं। इसमें 75 प्रतिभागी 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 के लिए हरियाणा पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों का चौथा संस्करण 4 जून से 13 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस बार का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम उसकी मेजबानी हरियाणा के लोगों को मिली है और हम इसको उनकी मेजबानी के नाते से बिल्कुल तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हमारी तैयार हो चुकी हैं। खेल जो है ये भी प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम मिशन है कि खेल के माध्यम से हम दुनिया में अपना कैसे नाम कमाएं और कैसे अपना स्थान बढ़ाएं, और उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का योगदान देश के सब प्रांतों में सबसे ज्यादा इसके अंदर है। लेकिन विद इन कंट्री देश के प्रांतों में भले हम आगे हैं, लेकिन इंटरनेशनली जितना देश को आगे बढ़ाना चाहिए उसमें अभी पीछे हैं। उसमें हम हरियाणा के लोग अपनी जिम्मेदारी मान करके और इसको खूब आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज स्पेन के राफेल नडाल का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। क्वार्टर फाइनल में नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 से हराया। क्ले कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल 13 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। पिछले वर्ष सेमीफाइनल में नडाल को जोकोविच ने हराया था। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। मीठी मीठी रागे रागे दाबरा की वाणी, या मालवा की माटी न मालवा को पानी, या एमपी की माटी न एमपी को पानी। 3 जून 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आंच मध्य प्रदेश के नीमच पहुंची और वहां भी सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। नीमच में तैनात बंगाली सैनिकों की ब्रिगेड ने बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ कूच कर लिया। नीमच धुर दक्षिणी क्षेत्र था जहां स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित हुई। यूरोपीय अधिकारियों ने शहर के किले में शरण ली। बाद में मंदसौर के स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन मालवा से सेना के आने पर अंग्रेजों ने निश्चिंत होकर शहर को नियंत्रण में कर लिया। ऐतिहासिक रूप से नीमच पहले अजमेर प्रांत का जिला था। मूल रूप से वो उदयपुर रियासत का क्षेत्र था। मेवाड़ के राजा ने ऋण चुकाने के लिए 1768 में नीमच सिंधिया को दे दिया। इसके उपरांत नीमच ग्वालियर रियासत की ब्रिटिश छावनी बन गया। स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के बाद ये शहर मालवा का मुख्यालय बन गया।
आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अबनी नाथ मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जून 1891 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाविद्यालय में पढ़ाई के समय ही अबनी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुए। पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अबनी ने भारत छोड़ दिया और विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने जर्मनी और जापान में धन और हथियार एकत्र करने का कार्य संभाला और उसे भारतीय धरती पर उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों तक पहुंचाना आरंभ कर दिया। 1912 में अबनी मुखर्जी भारत आ गए और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी संगठन में शामिल होकर देश सेवा का कार्य जारी रखा। जापान से लौटते समय अंग्रेजों ने उन्हें सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अबनी यूरोप जाने में सफल रहे और सुरेनकार, भूपेंद्रनाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह जैसे कॉमरेड की सहायता से बर्लिन में 1922 में इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी स्थापित की। उन्होंने गुप्त रूप से चेन्नई, कोलकाता और ढाका की यात्रा भी की और 1924 तक भारत में रहे। बाद में वो सक्रिय क्रांतिकारी राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और सोवियत संघ चले गए और वहां साहित्यिक कार्य में संलग्न हो गए। 28 अक्टूबर 1937 को अबनी का निधन हो गया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। 3 जून 1947 को भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून की योजना का प्रस्ताव दिया। इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। उसमें विभाजन, स्वायत्तता, 2 नए राष्ट्रों की संप्रभुता और अपना संविधान बनाने के लिए उनके अधिकार के सिद्धांत शामिल थे। रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से उस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया। वो अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को उसे शाही स्वीकृति मिल गई। माउंटबेटन योजना के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाना था, भारत और पाकिस्तान। 1946 में बनी संविधान सभा द्वारा तैयार संविधान पाकिस्तान पर लागू नहीं होगा और अपनी अलग संविधान सभा के प्रश्न का निर्णय पाकिस्तान स्वयं करेगा। रियासतों को स्वतंत्र बने रहना या भारत अथवा पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया गया। इन रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तय करने के लिए साइरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया गया। आयोग को बंगाल और पंजाब को 2 नए देशों में चिन्हित करना था। सत्ता के अंतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 थी। विभाजन के दुष्परिणाम आज भी दोनों देशों और उनके नागरिकों को भोगने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम के समय मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। तालिबान के शासन में पहली बार काबुल पहुंचे भारतीय राजनयिक अमर उजाला में है। पत्र आगे लिखता है, मानवीय सहायता का लेंगे जायजा। हार्दिक पटेल का कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये बयान कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिपाही की तरह काम करूंगा, राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है।
पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को ये जानकारी देना कि 434 अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा होगी बहाल, जनसत्ता की पहली खबर है। सोशल मीडिया की मनमानी पर सख्ती को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार इस पर नकेल कसने जा रही है, इसके लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली समेत कई हिस्सों में होगी बारिश, दैनिक भास्कर में है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है पूर्वोत्तर में मानसून की दस्तक, असम मेघालय में तेज बारिश के आसार। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है कि खतरे की घंटी इस साल 16 राज्यों में 280 हीट वेव चली। पत्र आगे लिखता है कि रिकॉर्ड तोड़ तापमान, घटते जंगल, दूषित नदियां और बर्बाद होती मिट्टी और जहरीली हवा ने मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। होटल और रेस्टोरेंट नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है कि इससे रोजाना लाखों उपभोक्ताओं से होती है अवैध वसूली। भजन सुपोरी के निधन पर हिन्दुस्तान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि संतूर के सितारे नहीं रहे, शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों में शोक की लहर। अमर उजाला कहता है कि सुपोरी का जाना मानो संतूर को नजर लग गई। दैनिक जागरण की खबर है कि आईफा का आगाज बॉलीवुड सितारों से जगमगाया अबू धाबी। पत्र आगे लिखता है कि समारोह में दी जाएगी संगीतकार बप्पी लाहिड़ी को श्रद्धांजलि, दिवंगत गायक केके को भी आईफा के मंच पर किया जाएगा याद। विश्व साइकिल दिवस पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि फिट रहना है तो रोजाना 30 मिनट करें साइकिल। पत्र के अनुसार इससे फेफड़े मजबूत होते हैं और इससे पूर्व शारीरिक व्यायाम भी होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौख का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के उप प्रधानमंत्री बेंजामिन गॉन्ज ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में जाति आधारित गणना शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत और सेनेगल ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से ब्रातिस्लावा में भेंट करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज विश्व साइकिल दिवस पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत की और फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज राफेल नडाल का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।